नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। बिहार में बिछड़े साथियों को जोड़ने की पहल। इधर नीतीश से मिले पीके, उधर चिराग व शाह की मुलाकात। लखीमपुर खीरी जिले में दुष्कर्म के बाद की गई थी बहनों की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा। विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक कर्नाटक में पेश करेंगे बंबई सरकार। सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया आरोप, दिल्ली को नर्क बनाने की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान समरकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वो देर रात करीबन 9 बजे के आसपास उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे थे। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में पहुंचने वाले आखिरी नेता है। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और जिसके बाद नेताओं की एक जरूरी बैठक भी करेंगे। देश की राजनीति में बिहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कर रहा है। कहिए तो राजनीति की दशा दिशा तय कर रहा है। 4 दशक बाद फिर बिहार इतिहास दोहराने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने के बाद प्रदेश की राजनीति में प्रयोग उपयोग का दौर तेजी से चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिछड़े साथियों को जोड़ने की पहल तेज हो चुकी है। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने की जुगत में जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों के बीच गोलबंदी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहले पवन वर्मा और फिर प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने भी सूरत में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर 2015 के विधानसभा चुनाव में रणनीतिक जलवा दिखा चुके हैं। नए समीकरण में इसी उम्मीद से दोनों की मुलाकात को देखा जा रहा है। इससे पहले नीतीश दिल्ली की यात्रा के जरिए संपूर्ण विपक्ष को जोड़ने की पहल कर चुके हैं। पहले प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो बात भी सामने आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हिंदी दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सूरत में थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। चिराग भी राजभाषा पर संसदीय समिति के सदस्य हैं और समिति के सदस्य के रूप में वहां आए थे। बताया जाता है कि बीजेपी की पहल पर ही चिराग सूरत गए थे। बीजेपी निश्चित रूप से जानती है कि पशुपति पारस के नेतृत्व वाला एलजेपी का टूटा हुआ गुट भले ही गठबंधन में है, लेकिन बिहार में मतदाता अभी भी चिराग पासवान के साथ है। बिहार में 6% पासवान मतदाता है और जिन्होंने बीते चुनाव में बड़े पैमाने पर एलजेपी को अपना समर्थन दिया था। इसी लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन के साथ मुकाबला करने के लिए बीजेपी दलित मतदाताओं के खास हिस्से का अपने पास रखना चाहती है। एक कार्यक्रम के लिए जब मुझसे बिहार यूनिट ने और नित्यानंद जी ने समय लिया, तब मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा हजारों लोग तिरंगा लेकर इस भूमि पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएंगे।
मैंने तो हाँ बोला, भाई चलो मैं आऊंगा, मगर मैं हेलीकॉप्टर से नजारा देख कर आया हूं। तीनों ओर 5-5 किलोमीटर तक मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, तिरंगे तिरंगे दिखाई पड़ते। जितने लोग आज हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक, हमारे जान से प्यारा एक तिरंगा लेकर ये 3 लाख फुट के पंडाल के अंदर उपस्थित है, उससे ज्यादा लोग आज रोड पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे में। नहीं लगता कि किसी को भी, जो भी बिहार की राजनीति को समझता है, हमको नहीं लगता कि किसी को भी इसमें आश्चर्य हुआ होगा। और भाई अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें, जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे 2020 में, ठीक उसी वक्त मैंने इस बात को कहा था और निरंतरता में मैं इस बात को दोहराता आया हूं कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन छोड़कर पुनः महागठबंधन में जाएंगे ही। और ये बात देखिए, किसी भी नेता के भविष्य की कार्यशैली को जानना होना तो उसके इतिहास को टटोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा भविष्य में वो क्या कदम उठाने वाला है। मुख्यमंत्री कभी अपने शब्दों पर टिके ही नहीं है, कभी किसी गठबंधन के साथ ये लॉयल रहे ही नहीं है, कभी अपने ही किसी नेता के साथ ये लॉयल नहीं रहे। भैया जौहर साहब से लेकर आरसीपी तक जितने लोगों ने इनकी मदद की, इनको आगे पहुंचाने के लिए, उन्हीं के सर पर पांव रखकर इन्होंने आगे बढ़ने का इन्होंने काम किया। जिस जिस गठबंधन के साथ गए उस गठबंधन को इन्होंने धोखा दिया। भैया 2015 में क्यों अलग है, 2017 में क्यों अलग हुए थे महागठबंधन से? भ्रष्टाचार के आरोप, आज के उप मुख्यमंत्री उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही ये उस गठबंधन से अलग हुए थे ना। तो आज क्या सारे दाग धुल गए, सारी चीजें ठीक हो गई? जहां पर लोकतंत्र की मंदिर में बिहार विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उसी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में थोड़े थोड़ी विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, सारा कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब भी कोई मीटिंग होती रही पटना पार्टी के लिए नहीं मांगे उनके सामने, तो खर्च चलिए ना। सब मुख्यमंत्री जी मेन फ्रंट का एजेंडा मुख्य होगा कि बिहार को या बाकी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा मिले। आप लोग का जो मेन फ्रंट बनने जा रहा है अपोजिशन पार्टी का, अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। आपकी मांग है, होना चाहिए। लखीमपुर खीरी जिले के निदासन थाना क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से लटक के मिलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, साथ ही में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि भी हुई है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। करीब 3 घंटे तक डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर शोएब अख्तर ने पोस्टमार्टम किया। इस दौरान पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के दौरान महिला डॉक्टर और किशोरियों के परिवार के लोग भी मौजूद थे। फिलहाल दोनों बहनों के शवों की परिजनों को सौंप दिया गया है और शवों को एम्बुलेंस के साथ में गांव में पहुंचा दिया गया था। अब पुलिस मुकदमे में धाराएं बढ़ा सकती है। निदासन थाना क्षेत्र के गांव में ये घटना घटी थी और घटना से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीण के साथ सदर चौराहे पर जाम लगा दिया था। हाथापाई करते हुए लोग उनकी 17 और 14 वर्षीय 2 बेटियों को उठाकर ये लोग ले गए थे और रोकने पर एक आरोपी ने मां को धक्का भी दिया था। अन्य आरोपी दोनों बहनों को जबरन बाइक पर लांदकर गांव से बाहर भगा ले गए थे। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी थी और आरोपी मिल चुके हैं। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है
उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जा करके पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से, उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया, उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयां देता हूं और कहता हूं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। विपक्ष लगातार सवाल देखिए, विपक्ष के वो आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तक इन दो लोगों ने स्वीकार की है, आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद कर्नाटक सरकार विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी अंतर को रोकने के लिए एक प्रावधान है। कांग्रेस एमएलसी नागराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत राज्य में बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसी चीजों को करने की क्या जरूरत है। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। यह लोगों को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वे भाईचारे में रहना चाहते हैं। यह उनका अधिकार है, पसंद एक निजी मामला है। इसके पहले भाजपा एमएलसी डीएस अरुण ने विश्वास व्यक्त किया था कि कांग्रेस और जेडीएस भी इसका समर्थन करेंगे और इस सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। यहां तक कि कांग्रेस और जेडीएस को भी पेश किए गए इस बिल का समर्थन करना चाहिए। सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसे निचले सदन में पारित किया गया था, अब उसे उच्च सदन में कर रहे हैं। हम सभी उत्साहित हैं कि इसे पारित किया जाएगा और यह सबसे प्रतीक्षित बिलों में से एक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा और दिल्ली नगर निगम पर कई आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली में कूड़े को 16 पहाड़ बनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से यह 3 विशाल पहाड़ बन चुके हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोग की जिंदगी बेहाल है। इसके बावजूद भाजपा कूड़े के अतिरिक्त 16 पहाड़ खड़े कर राजधानी को नर्क बनाने की साजिश कर रहा है। आज दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जानकारी, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है जो खतरनाक प्लान इन लोगों ने बना रखा है,
तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत खतरनाक है, दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके माध्यम से जनता के सामने रखा जाए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप साउथ की तरफ से आओ, आप ईस्ट की तरफ से आओ, आप नॉर्थ की तरफ से आओ, दिल्ली में अगर एंटर करो हरियाणा से या यूपी से, तो 3 बड़े बड़े पहाड़ ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 17 साल में क्या किया है कूड़ा मैनेजमेंट में दिल्ली में, एमसीडी में। यहाँ तक तो ठीक है, इन 3 कूड़े के पहाड़ों का मैनेजमेंट करना, इनको ख़त्म करना, यहाँ के कूड़े को मैनेज करना, इस सब की तो बात दूर की है। अब इन लोगों की साजिश है कि दिल्ली में इस तरह के 16 पहाड़ और बना दिए जाएं। दिल्ली में कूड़े के जिस तरह के अभी 3 पहाड़ खड़े हुए हैं और दिल्ली के ऊपर खतरा बने हुए हैं, ये लोग वैसे 16 कूड़े के और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी 3 नहीं संभल रहे, 16 पहाड़ अगर पूरी दिल्ली में हो गए तो क्या हाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इन्होंने तय किया है कि दिल्ली में कूड़े की 16 लैंडफिल साइट्स और बनाई जाएंगी, और जाहिर सी बात है कि जब 16 लैंडफिल साइट्स और बनेंगी तो पूरी दिल्ली में चारों तरफ केवल कूड़े के ही इस तरह के पहाड़ दिखाई देंगे। तो 16 कूड़े के नए पहाड़ ये लोग दिल्ली में और बनाने की, खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। 3 पहाड़ जो इनकी कारगुजारियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की वजह से दिल्ली में खड़े हो गए, उन पे तो अभी तक कुछ किया नहीं। वहाँ पे 4 गाड़ी खड़ी करके इधर से उधर टप्पर घुमाते रहते हैं। और अब 16 और जगहों पर लोगों का जीना दुश्वार करेंगे, 16 और जगहों को ये नर्क बनाएंगे। हम सब जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ ये 3 कूड़े के पहाड़ इस समय हैं, उसके आसपास के लोगों की ज़िंदगी कितनी नर्क है। उसके आसपास के लोगों को हर वक्त इन कूड़े के पहाड़ों की वजह से बदबू झेलनी पड़ती है। उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके किचन में, हर जगह कूड़े की बदबू रहती है, कई कई किलोमीटर तक। चील मंडराती रहती हैं इन पहाड़ों के ऊपर, ज़मीन से कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। गोवा में कांग्रेस 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि 2014 के बाद भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार आ चुका है। वह खरीदार लगभग सभी विधायकों को खरीद लेता है और देश के मतदाताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गोवा में कांग्रेस के उन 3 विधायकों की सराहना की जो अपने 8 सहयोगियों के साथ सत्ताधारी भाजपा में शामिल नहीं हुए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और सच बताया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात केवल सामाजिक, राजनीतिक और शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगे और मेरी
जन सुराज यात्रा जारी रहेगी। मैं राज्य के सभी लोगों से मुलाकात करूंगा और उन्हें बिहार के भविष्य को लेकर समझाऊंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का साथ एक ही शर्त पर दूंगा, यदि वे 1 साल के भीतर 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कई क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश जब तक रोजगार के बारे में वादा पूरा नहीं करते, तब तक किसी भी कीमत पर साथ जाने की नहीं सोचूंगा। है 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है तो इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो, और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं, लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है। अब 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बात आपने देखा, 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहां रहना है वहां एक जगह स्थिर रहिए, जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है, फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर। मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था, फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। मैं संगठन के काम से नहीं घूम रहा हूँ, मेरा अपना मानना है। 10 साल मैंने ये काम किया है, राजनीति से बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं, अलग अलग नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ काम किया है। बिहार में भी मैंने 2015 में काम किया है, जीत भी मिली थी। लेकिन 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप सत्ता का परिवर्तन करा भी दें, अगर सत्ता का परिवर्तन सही लोगों के साथ नहीं हो तो व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा या आमूल चूल पर डिफरेंट अगर आपको करना है तो उसका रास्ता समाज से होकर जाता है। सामाजिक स्तर पर जब तक कोई चेतना आंदोलन नहीं करेंगे तब तक राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। बिहार की जो आज स्थिति है वो वर्षों से, दशकों से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। तो इसको सुधारने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर जो राजनीतिक सामाजिक जड़ता आ गई है उसको सुधारने के लिए समाज में जाकर काम किया जाए, समाज को जगाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि जब तक समाज के सही लोग मिलकर, बिहार के लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी आपकी स्थिति सुधरने वाली। गोवा में बड़े सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल के सत्तारूढ़ भाजपा में विलय के बाद स्पीकर रमेश तावड़ेकर ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब सीएम प्रमोद सावंत गोवा सरकार विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है। सीएम सावंत ने राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की। उधर कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडराव पणजी पहुंच चुके हैं। वे पार्टी के बगावत के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार करेंगे। राज्यपाल से मिलने के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने पत्रकारों से कहा कि इस मुलाकात का हुए नाटकीय सियासी घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। सावंत ने कहा कि 17 सितंबर पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के लिए राजभवन गए थे। सावंत से उलट भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल में फेरफार संभव हो सकता है, क्योंकि पार्टी को कांग्रेस छोड़कर आने वाले विधायकों को स्थान देना होगा। कांग्रेस भाजपा में आने वालों में पूर्व सीएम दिगंबर कामत भी शामिल है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। सर्वे टीम लखनऊ के नदवा कॉलेज में पहुंच चुकी थी और जानकारी ली। नदवा कॉलेज देश के बड़े मदरसों में शुमार है।
प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे फंडिंग समेत 11 बिंदुओं पर आधार किया जा रहा है। सर्वे कर रही टीमों में 15 अक्टूबर तक अपना सर्वे पूरा करना था, लेकिन सभी जिलाधिकारी 25 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। दरअसल कई जगह पर सर्वे का विरोध भी हुआ है। विभिन्न मुस्लिम संगठन इसकी विरोध कर रही है। सर्वे के दौरान एमडीएम, एबीएस और डीएमओ मौजूद रहते हैं। नदवा के वाइस प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीब भटकली के साथ कई शिक्षक भी शामिल हुए थे। 11 बिंदुओं पर जानकारी ली और उलमा ने कहा कि हम सर्वे का खुले दिल से स्वागत करते हैं। सरकार जो जवाब चाहती है, हम सभी सवाल का जवाब दे रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सरकार बन रही भ्रम की स्थिति पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने सफाई दी थी। शासन के द्वारा एक निर्धारित प्रारूप दिया गया था जिसमें 11 बिंदुओं पे सूचना लेने के निर्देश दिए गए थे। उसी 11 बिंदु पे हम लोगों ने इनसे सूचना लिया है, जैसे कि इसका नाम क्या है, कौन सी संस्था इसको चलाती है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर इसमें हैं, और दूसरी चीज़ जो इनका पाठ्यक्रम क्या है, और इनके इस मदरसे को चलाने का जो है आय स्रोत क्या है, आय का स्रोत क्या है। फंडिंग को भी आपने जांचा कि पैसा कहाँ से? हाँ, फंडिंग को भी देखा है। तो ये तो आपने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कहा था, ये नदवा तो बहुत पुराना 1896 से करे नहीं संचालित, ये हमारे अरबी जो हमारा जो मदरसा शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त नहीं है। ये हम उन्हीं सारे मदरसों को देख रहे हैं जिनकी मान्यता हमारे यहाँ से नहीं है, गैर मान्यता के रूप में वो संचालित है। तो कह रहे हैं हम ऑटोनॉमस बॉडी हैं। नहीं ठीक है, वो तो देखिए ऐसा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिया गया है। बाकी इसमें जो हमें फॉर्मेट आपका है? जी फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे हमने इस पे बात किया है और इसी पे इंफॉर्मेशन लिया है। लखनऊ में आपने यही शुरुआत की? नहीं, और जगहों पे हुआ, लेकिन आज यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध करा देंगे। हमें इसमें कोई प्रश्न नहीं करना है, न इसकी जांच है, ये सिंपल से डाटा कलेक्शन की बात है। आप इसको दे देंगे, डीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे? हाँ, जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को चला जाएगा जी। मान्यता भी रद्द हो सकती है? नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये शासन को, हाँ ये शासन को निर्णय लेना है। इस फॉर्म के अलग से कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस उसमें मदरसे की तारीख पूछी गई कि मदरसा कब इस्टेब्लिश किया, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सा निसाब आप चला रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं, कितने टीचर हैं, बस इसके अलावा और। शिवसेना ने एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि यह पक्का है कि शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन को डील अपने सीएम पद के बदले में गुजरात को सौंप दी। यह आरोप नहीं लगा रहे बल्कि यह विश्वास है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा कि यह डील महाराष्ट्र से गुजरात को बहुत ही आसानी से हस्तक्षेप कर दी गई है। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को कंपनी का फेवर करने को कहा गया और यह काम हो गया। यह आरोप नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन सौदे को गुजरात को सौंप दिया। कल ये मुंबई में को भी बेच देंगे। शिवसेना ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, वेदांता फॉक्सकॉन डील तो मामूली है। यह साफ है कि भाजपा ने शिंदे को कहा कि हम तुमको सीएम बनाएंगे और तुम्हें विधायक को करोड़ों रुपए देंगे, अब तुम महाराष्ट्र के खजाने की चाबी हमें सौंप दो। प्रस्ताव होता जसं वेदांता आणि फॉक्सकॉन एवढा मोठा प्रोजेक्ट म्हणजे 2 लाख कोटी। खरं तर देसाई साहेब, मी आजच एक चॅनलच्या ट्विटरवर बघितलं की सध्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी वेदांताचा एकेरी उल्लेख करून की तो वेदांता आलेला आणि 4 लाख कोटीचा प्रस्ताव घेऊन आलेला, तो आपल्या महाराष्ट्रातच येणार आहे असं हाऊसमध्ये सांगितलं, फ्लोर ऑफ द हाऊसवर सांगितलेलं। हे म्हणजे उद्योग जगतातले मोठे लोकांचं किंवा कंपनीचा एकेरी उल्लेख असेल किंवा 2 लाख कोटीचा प्रस्तावाला 4 लाख कोटी म्हणणं आणि तोही हातातून घालवणं, हे नक्की कुठच्या सरकारला शोभणारं आहे हे मला माहिती नाही। खरं तर कुठच्याही दुसऱ्या व्यवस्थेत, कुठच्याही दुसऱ्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी उद्योग मंत्र्याचा राजीनामा मागितला असता की 2 लाख कोटी आणि 1 लाख रोजगार उपलब्ध करून देणारे जे असे उद्योग आहेत ते 100% आपल्या राज्यात जे येणारे आहेत ते तुम्ही असे जाऊ कसे देऊ शकता। दुसरा विषय जो मी आज सांगितला तो बल्क ड्रग पार्कचा आहे। त्याच्यात थोडी माहिती ही आहे, जे मी सांगितलं की महाराष्ट्राचा पहिला हक्क आहे। जो आमचा प्रस्ताव होता तो हाच होता, कारण आपण
फार्मास्युटिकल आउटपुट जो आहे आपल्या देशातला त्याच्यातून 20% हा महाराष्ट्रातून जातो. सगळ्यात मोठा वॅक्सिन प्रोड्युसर सिरम असेल आणि इतर काही असतील ते आपल्या महाराष्ट्रात आहे. तिसरी गोष्ट आणि सर्वात महत्त्वाची म्हणजे जे काही ग्लोबली अप्रूव्ड प्लांट्स असतील, मग FDAचे असतील, EU असेल, सगळ्यात जास्ती हे आपल्या राज्यात आहेत. आपल्याकडे सप्लाय चेन चांगली आहे, कोल्ड स्टोरेज चांगलं आहे, पोर्टच्या जवळ आहे, एक्सपोर्ट्स आपल्याकडून जास्त येतं आणि एक्सपोर्ट प्रिपेअर्डनेसमध्ये नीती आयोगाच्या रँकिंगमध्ये आपलं 2 नंबर आलेला आहे महाराष्ट्राचा. हे एवढं सगळं असताना मग आपण जो प्रस्ताव दिलेला बल्क ड्रग पार्कचा हा देखील आपल्या हातातून निघून जातो. म्हणजे एक आश्चर्याची गोष्ट ही मला वाटायला लागलेली आहे की ज्या ज्या प्रस्तावांवर आम्ही पूर्णपणे मेहनत घेतली, काम करत आलो, देसाई साहेब असतील, मी असेल, पूर्ण मंत्रिमंडळ असेल, मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, महसूल मंत्री महोदय असतील, सगळ्यांनीच मेहनत घेऊन आपल्या महाराष्ट्रात हा खेचून आणण्याचा जो प्रयत्न केला, तर हे नवीन जी काही व्यवस्था आहे, मी याला सरकार मानत नाही कारण ही घटना बाहेर आहे, पण ही व्यवस्थेनी बरोबर ते. मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ 18 सितंबर से 4 दिवसीय छिंदवाड़ा जिले की दौरे पर रहेंगे. छिंदवाड़ा नगर निगम और जिला पंचायत में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इन 6 निकायों में सरकार बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं. जिले के 6 निकायों में चुनाव प्रचार की बागडोर अब कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ संभालेंगे. कमलनाथ नकुलनाथ 6 निकायों में रोड शो और जनसभाएं भी करेंगे. नकुलनाथ 17 सितंबर को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और कमलनाथ 18 सितंबर के दोपहर को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां से वह प्रस्थान करेंगे. आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे. 19 सितंबर को सुबह 11 बजे सौसर में जनसभा को संबोधित करेंगे और मोहगांव में जनसभा करेंगे. 20 सितंबर को कमलनाथ सुबह 11 बजे के आसपास स्थानीय होटल में यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लेंगे. दिन पर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है और अगले 12 महीने में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे. अभी पोषण आहार का घोटाला हुआ, हमारे CAG रिपोर्ट आई, उसमें जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने लाई हैं, ट्रक का स्कूटर, ये सब तो बहुत छप गया है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता. पर आज खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहाँ देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है. ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार. और मेरे पास तो बहुत सारी और चीज़ें आई हैं भ्रष्टाचार की, पर ये सामने अभी प्रकाशित होंगी. अगले 12 महीने घोटालों का साल रहेगा, घोटालों का साल. हाँ, 1 ईयर ऑफ घोटालास. इनके 18 साल के घोटाले जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, ये अब सब इसकी ये खुल रही है, ये इसका खुलासा होने वाला है. और इस पोषण आहार में तो शिवराज जी खुद इसके मंत्री थे. जब ऐसा घोटाला आया सामने, उनको तो अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए था. जिसके मंत्रालय में इस प्रकार का घोटाला हुए, बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, ये क्या इसे माफ किया जा सकता है? चलिए, अभी ये अखबारों में छपा है 3 करोड़ रुपए के अधिक का 890 टन यूरिया गायब, समितियों तक नहीं पहुंचा. तो हाँ, जबलपुर को लेकर मुख्यमंत्री वहां पहुंचे ही नहीं है. आज सुबह 7 बजे FIR करने के आदेश दिए साहब. देखिए, ये सिस्टम बना हुआ है, ये FIR तो एक ही बन गई है. हाँ, क्योंकि ये तो केवल पुलिस, पैसा, प्रशासन का अब अगले 12 महीने उपयोग करेंगे, दबाने और छिपाने का काम करेंगे. पर आम जनता इसकी गवाह है. आज हर वर्ग. खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं.
डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नीति जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बिहार के बेगूसराय में हुई गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मीडिया के बीच आए। इस बार उन्होंने आपराधिक घटनाओं के अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम नीतीश ने पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से करता आया हूं और पूरी सरकार की तरफ से करते रहेंगे। मैंने हर बैठक में बोला है कि अगर हमें उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से ये बिहार और अलावा पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की बात करेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी। अगर वे रोज नहीं बोलेंगे तो ये मोदी नहीं है, लेकिन कहीं जगह नहीं मिलती। इसलिए अगर आजकल कुछ बोलते रहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सुशील मोदी को जगह दे देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिन के दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान मेरे दिल में रहेगा। प्रदेश के विकास के लिए हमेशा मैं तैयार हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में विकास कार्यों के लिए हमेशा प्राथमिकता दी है। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद सीएम अशोक गहलोत का स्वागत किया गया और साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का भी स्वागत किया। उसके बाद विधायकों ने सीएम गहलोत के कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ सीएम गहलोत के स्टेडियम विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग भी की थी। मीणा ने सीएम से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोगों के साथ गृह जिलों में लगाने की अपील की। तेज बारिश के बाद लोग मुख्यमंत्री की जनसभा में जुटे थे। तेज बारिश के कारण विधायक के भाषण के बाद सीधे सीएम ने अपना उद्बोधन शुरू कर दिया था। और खेल जगत में भी हमारा अपना नाम कैसे हो, ये हमारा प्रयास है। आपके यहाँ पर चौमू तो जयपुर के बिल्कुल पास में आया हुआ है। आपको याद होगा कि मेरा सपना तो यह है कि जयपुर से चौमू तक भी कभी न कभी मेट्रो रेल आए। और ये बात मैंने पिछले टर्म में भी कही थी, सरकार बदल गई तो सारी स्कीमें फेल हो गई हमारी। बाकी बगरू है, चौमू है, जो 5 चाकटू है, ये ऐसी जगह है आसपास में जहाँ पर मेट्रो चलने लग जाए तो जो सड़कों पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, उसमें कमी आ सकती है। कभी नहीं वो सपना ही पूरा होगा, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है
जो सपने देखता है वो कभी न कभी पूरा होता ही होता है, मेरा मानना है। तो हमने कमी नहीं रखी है फैसले करने के अंदर। ये हमारी सरकार, आपकी सरकार है, जो हर फील्ड के अंदर पानी की योजनाएं घर घर जल जल पहुंच रहा है। भारत सरकार तो दे रही है 45%, आधा पैसा हम लोग दे रहे हैं। पर पानी की स्कीम बन रही है। अभी भगवान साहब सैनी जी ने कहा कि बिशलपुर का पानी आना चाहिए और 20 किलोमीटर पे आया हुआ, हरमाड़ा में आया हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगला बजट आए तब तक मैं पूरा एग्जामिन करवाऊंगा, परीक्षण करवाऊंगा, और जैसे ही पानी की उपलब्धता मुझे मालूम पड़ेगी मैं खुद अगले बजट में उसको अनाउंस करूंगा किस प्रकार चौमू में मीठा पानी मिले। बाकी जो है, जो योजनाएं आप खुद देख रहे हैं, चिरंजीवी योजना की बात की मेरे सामने, अभी इतनी शानदार योजनाएं लागू की है वो भी देश में कहीं पे नहीं है। जैसे आपके ग्रामीण ओलंपिक कहीं नहीं है। चिरंजीवी योजना पहले 3 लाख का बीमा था राजस्थान भामाशाह के नाम से, अब हमने चिरंजीवी योजना के नाम से 10 लाख का बीमा कर दिया सब जनता का। भामाशाह सबका लिए नहीं था, वो खाली फूड सिक्योरिटी में जो राशन में गेहूँ मिलता है 2 रुपये किलो, उनके लिए था। हमने अभी प्रदेशवासियों के लिए कर दिया है। सभी प्रदेशवासी 10 लाख बीमा के हकदार बन गए हैं। प्रीमियम सरकार भर रही है और पैसे वाले कोई है तो सिर्फ 850 रुपये जमा करवाता है। पर आपको आश्चर्य होगा, 10 लाख का बीमा। उसके अलावा मान लो किसी की तकलीफ आ गई, एक इलाज करवाया, 4-5 लाख रुपए, 10 लाख मेरे खर्च हो गए, 5 लाख के बच्चे हुए हैं, और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई, किडनी है खराब हो गई या लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया उसको, या हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया। आजकल तो इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है मेडिकल साइंस में कि एसएमएच के अंदर भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। कल्पना कीजिए, हार्ट, हमारा हृदय, वो ट्रांसप्लांट हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण विमानों की एरोबेटिक टीम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। यह एयर शो नदी तट पर बाली यात्रा मैदान पर होगा। यह शो सुबह 10 बजे शुरू होगा और करीब 20 मिनट तक चलेगा। वायुसेना के सूत्रों के अनुसार इस एयर शो में कम से कम 9 विमान शामिल होंगे। ये अपनी उड़ानों के दौरान विभिन्न तरह की आकृतियां दिखाएंगे और ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी ये शो में शामिल होने की संभावना है। पुलिस ने एयर शो के लिए जबरदस्त तैयारी कर दी है और सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम भुवनेश्वर पहुंच चुकी है। इसी तरह का एयर शो पुरी स्थित राजभवन में भी 18 सितंबर को किया जाएगा। विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ हो रहे भारतीय सेना दिन प्रतिदिन खुद को अपग्रेड करने में लगी है। वह अपने आप को स्व संचालित हथियारों से लैस कर रही है और समय समय पर अपने विरोधियों को अपने साहसिक कारनामों से आगाह कर रही है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने चंद घंटों में लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर पुल का निर्माण कर दिया। इस ब्रिज को फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। इस पुल के निर्माण के बाद तकनीक को किंग चिंग के आंख भी फटी रह गई। सिंधु नदी पर सेना द्वारा बनाए गए अस्थायी पुल का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा जा रहा है कि वाहन पुल का माल ढो रहे हैं और एक कर वाहन नदी में चले जाते हैं और माल गिराते जाते हैं। यह अस्थायी पुल एक तरफ से स्वसंचालित है और पानी में गिराने के बाद यह अपने आप खुल जाता है। इसके बाद एक एक कर सभी को जोड़ा जाता है। देखते ही देखते में पुल बनकर तैयार हो जाता है और उस पर सेना के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई।
इस पुल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और दुनिया जमकर इसकी तारीफ कर रही है। दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ कर चुकी भाजपा पर आम आदमी पार्टी पंजाब के कैबिनेट एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायक को 25 करोड़ रुपया में खरीदने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने आपके 52 विधायकों के लिए 1375 करोड़ रुपए का फंड तय किया है। चीमा के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर आपके 10 विधायकों को 25 करोड़ रुपए की ऑफर मिलेगी और चीमा ने अपने इस दावे के पीछे उनके पास मौजूद रिकॉर्डिंग का हवाला दिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कॉलर की पहचान के सवाल पर उन्होंने इसे जांच का विषय बताकर टाल दिया। चीमा ने कहा कि जांच के बाद जल्द ही विधायकों के फोन करने वाले लोगों का नाम उजागर किया जाएगा। 25 करोड़ रुपया हरेक एमएलए ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गंभीर मुद्दों से बचने के लिए के मामले में वडाप्रधान नरेंद्र मोदी चीते से भी तेज है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए और ज्ञानवापी मामले में अदालती फैसले को पूजा स्थल में अधिनियम 1991 के खिलाफ करार देते हुए कहा कि यह भविष्य में बहुत से ऐसे मसलों को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों का सर्वेक्षण करके उत्तर प्रदेश सरकार एक कदम की भी आलोचना भी की। ओवैसी ने मोदी को लेकर चीते वाली टिप्पणी हल्के फुल्के अंदाज में की तब जब से उन्हें नामिबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर पर पूना राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने की खबरों के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी बेरोजगारी की बात होने पर तेज भागने में चीते से भी आगे निकल चुके हैं। मोदी जी से पूछेंगे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर गया तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाए और लेकिन चीन नहीं बोलेगा। मोदी जी किसे बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया तो वह चीते को भी मात कर देंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को एक आतंकी संगठन ने धमकी दी है। यह धमकी लश्कर ए तोयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने जारी किया है। आतंकी संगठन के द रेसिस्टेंस फ्रंट ने आजाद को यह धमकी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। उसकी धमकी भरा पोस्टर इंटरनेट में भी जारी किया गया है। आतंकी संगठन ने पोस्टर जारी कर कहा है कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री से यह सोची समझी साजिश है, रणनीति का एक हिस्सा है। आजाद ने पार्टी छोड़ने व जम्मू कश्मीर की राजनीति में शामिल होने का फैसला अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में
रहकर किया था। आतंकी संगठन ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। टीआरएफ ने अपने धमकी भरे पोस्टर में यह भी तर्क दिया है कि आजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात की थी। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। संगठन ने कहा कि दिल्ली पर कुछ विदेशी संस्थाएं जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाने का दबाव में बने हुए हैं और यहाँ विधानसभा के चुनाव का जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक करना है और ये बेहतर विकल्प है। इस पर पहचान के लिए गुलाम नबी आजाद को प्लान बी के तरह यहाँ भेजा गया है। गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में। मुझसे मत बुलवाओ। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह। देश में बढ़ी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि 17 महीनों से थोक मूल्य आधारित महंगाई को 2 अंकों की हो चुकी है। इसी महंगाई को लेकर चुप्पी साध रखी है और इसे तोड़ने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया था। इसमें कहा कि मोदी सरकार कमर तोड़ महंगाई पर चुप क्यों है। उनकी इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट साझा किया। उनके अनुसार थोक महंगाई लगातार 17वें महीने में 2.5 अंकों पर बरकरार है। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी है। बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और खास तौर से सोशल मीडिया पर। Those who stoke the fires of hatred, those who stokes the fire of bigotry and prejudice must be prepared to take some things back in the same coin. If I were to enumerate in the manner in which the BJP and its surrogates have fanned hatred, prejudice, lies, falsehood. See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का मकसद है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है भारत को तोड़ने की। विभाजन, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी नियत है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और वो भी मोदी सरकार के नीतियों और नियत के कारण, और जिस तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है वो भी मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कारण, उससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए एक जवाब है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।
विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। यह उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।